किस दैट किल्स एपिसोड 3 की एंडिंग में हमने देखा था कि एट साइको को सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएं जिसमें मैं तुम्हें किस करूं और तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूं। लेकिन किस दैट किल्स एपिसोड 4 की शुरुआत में साइको इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। साइको चलने लगती है और एट उसका पीछा करता है उसे रोकने के लिए, लेकिन तभी उसे नाओ का फोन आता है कि मिकोतो के पापा की हालत बहुत खराब है। यहाँ हॉस्पिटल में तकाउजी और मिकोतो बात करते हैं और तकाउजी मिकोतो को कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी शादी के प्रपोजल की वजह से बहुत शौक लगा होगा। मिकोतो कहती है कि तुम्हें इस सिचुएशन में क्या हो गया अचानक कि तुम शादी की बात करने लगे। तो तकाउजी कहता है कि ये डिसीजन मैंने बहुत सोच कर लिया है, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं जब अचानक वहाँ एट भी आ जाता है। एट कहता है कि मिकोतो, मैंने सुना कि तुम्हारे पापा की हालत बहुत खराब है और मैंने ये भी सुना कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया। मुझे एक बात बताओ कि तुम दोनों इतने सालों तक भाई बहन की तरह रहे और अचानक तुम आदमी और औरत की तरह कैसे बिहेव कर सकते हो। मिकोतो तुम बताओ, क्या तुम तकाउजी को किस कर सकती हो, क्या तुम उसके साथ सो सकती हो। ये बात सुनकर मिकोतो को गुस्सा आता है और वो एट को चमाट मार कर कहती है कि तुम्हारा चेहरा मुझे फिर से कभी मत दिखाओ, और मिकोतो वहां से चली जाती है। फिर एट तकाउजी को कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मिकोतो को प्रपोज किया क्योंकि तुम्हें नामी की ग्रुप का प्रेसिडेंट बनना है। तकाउजी कहता है कि तुम्हें क्या पता होगा, तुम तो एक होस्ट हो, तुमने कितना भी ट्राई कर लिया तो भी मिकोतो तुम्हारी कभी नहीं बन सकती। पूरा सीन देखने में बहुत शॉकिंग होता है क्योंकि एट जो हमेशा मिकोतो को इम्प्रेस करने के लिए उससे बहुत मीठी मीठी बातें करता है, वो अचानक आज मिकोतो को अपने असली रंग दिखा रहा है। फिर हमें पता चलता है कि एट का प्लान है टाइम में पीछे जाकर इस पूरी सिचुएशन को अपने फेवर में बदलना। ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया है जब से एट ने मिकोतो और तकाउजी से बदतमीजी से बात की और यहाँ साइको का बॉस उसे बताता है कि आज हमें डिलीवरी ऑर्डर एक नई बिल्डिंग से मिली है, तो तुम कस्टमर से अच्छे से बिहेव करो। साइको एड्रेस पढ़ के ऑब्वियसली पहचान लेती है कि ये एट का ही एड्रेस है, लेकिन फिर भी वो उस जगह पे डिलीवरी करने जाती है क्योंकि उसकी ड्यूटी है वो करना। डिलीवरी एड्रेस बिल्डिंग के टेरेस का होता है तो साइको वहाँ पहुंच जाती है और एट भी वहाँ आ जाता है। एट फिर से साइको को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम्हारी किसकी वजह से हमारी जिंदगी बदल जा सकती है और हम दोनों भी खुश रह सकते हैं। साइको कहती है कि मुझे नहीं रहना खुश, तो एट उस पर चिल्लाता है कि अगर तुम्हें खुश नहीं रहना तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो रहना है ना खुश। वो समझाने की कोशिश करता है कि मिकोतो जिस आदमी से शादी करने वाली है वो दिखता तो है बहुत अच्छा बाहर से, लेकिन उसका दिल बहुत बुरा है। तो साइको कहती है कि तुम तो पूरे के पूरे ही बुरे हो। एट कहता है कि मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी जिंदगी में मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ और मैं खुश तभी रह पाऊंगा जब मैं रिच और पावरफुल बन जाऊंगा। एट टेरेस के एज पे जाता है और साइको कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो, इस बार मैं तुम्हारी जान नहीं बचाऊंगी। और एट कहता है कि तुम्हें मुझे बचाना पड़ेगा और बिल्डिंग से जंप मार लेता है। साइको के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो एट की जान बचा लेती है और जब एट को होश आता है तो वो फिर से हॉस्पिटल में होता है जहाँ मिकोतो की माँ उसकी तारीफ करती है मिकोतो की जान बचाने के लिए। मिकोतो की मम्मी और तकाउजी हॉस्पिटल से निकलने ही वाले होते हैं जब एट मिकोतो को रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो मिकोतो को कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। तो मिकोतो कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते भी नहीं कि हम शादी करें। एट कहता है हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से ना जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत सीरियस हूँ और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। इस बात की वजह से मिकोतो और एट का रिलेशनशिप डेफिनेटली बदल जाता है क्योंकि अगले ही दिन मिकोतो एट को हॉर्सेस के बारे में सिखा रही होती है। वो दोनों पूरा दिन एक साथ बिताते हैं और रात को पापा बीमार होने की स्टोरी फिर से रिपीट होती है। हॉस्पिटल में तकाउजी का चाचा उसे फिर से इशारा करता है कि जाओ तुम मिकोतो को प्रपोज करो, उससे शादी की बातें करो। लेकिन जब तकाउजी उससे बात करने जाता है तो एट ऑलरेडी वहाँ बैठा होता है। तकाउजी मिकोतो से बात करना चाहता है और इसलिए वो एट को भगाने के लिए कहता है कि अब पापा ठीक हो गए हैं, तुम अब यहाँ से जाओ। तो एट कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि मिकोतो कितने स्ट्रेस में है और मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। और ये प्लान काम कर जाता है क्योंकि तकाउजी ही फाइनली गिव अप करके वहाँ से चला जाता है। तकाउजी के वहाँ से जाने के बाद एट अपने पॉकेट से कुछ निकालने जाता है और गलती से उसके पॉकेट से एक वेडिंग कार्ड गिरता है जो मिकोतो उठा लेती है। उस पे लिखा होता है इनविटेशन टू ओतारो दोजिमा और मिकोतो फाइनली एट का असली नाम जानकर बहुत खुश होती है। वो एट को पूछती है कि क्या तुम शादी में जाने वाले हो। तो एट कहता है कि मैं नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है जिसे मैंने बहुत सालों से नहीं देखा और शादी में जाना मतलब मुझे बहुत अकेले फील होगा क्योंकि मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है। ये बात सुनकर मिकोतो को बुरा लगता है तो वो एट को कहती है कि चलो मैं ही तुम्हारे साथ शादी में आती हूँ। वो दोनों एट की फ्रेंड की शादी में जाते हैं और एट की फ्रेंड मिकोतो को देखकर कहती है कि वाओ तुम कितनी प्रिटी हो, क्या तुम ओतारो की गर्लफ्रेंड हो। तो एट कहता है कि नहीं, हम अच्छे दोस्त हैं। शादी होने के बाद रिसेप्शन के वक्त एट कुछ बच्चों के साथ खेल रहा होता है जब उसकी फ्रेंड यानी दुल्हन मिकोतो से बात करती है। मिकोतो को बताती है कि ओतारो के पेरेंट्स उसके बचपन में ही गुजर गए, उनके घर पे चोरी हुई और गुंडों ने उसके माँ बाप का मर्डर कर दिया। दुल्हन मिकोतो को कहती है कि ओतारो ने सिर्फ अपनी जिंदगी में दुख और दर्द ही देखा है, तो तुम प्लीज उसका ध्यान रखना। बाद में मिकोतो और एट बात करते हैं और मिकोतो एट को बताती है कि तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे तुम्हारे माँ बाप के हादसे के बारे में सब बताया और जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। तो एट कहता है कि तुम मेरी सिचुएशन कभी नहीं समझ पाओगी क्योंकि तुम्हारे पास एक अच्छी फैमिली है। आज मैं जो होस्ट का काम करता हूँ वो मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे उससे मजा मिलता है या फिर मुझे उससे पैसे मिलते हैं, लेकिन मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि जब मेरे माँ बाप गुजर गए तो मेरे बाकी के रिलेटिव्स के लिए मैं एक बोझा बन गया और मुझे उस सिचुएशन से बाहर निकलना था। इसलिए एट कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने खुद को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए किया, लेकिन मैं कुछ भी कर लूँ फाइनली मैं हमेशा के लिए अकेले ही रहने वाला हूँ। मिकोतो बहुत इमोशनल होती है ये सारी बातें सुनकर और वो एट को गले लगा लेती है। एट मनी मन खुश होता है कि उसका प्लान अच्छे से चल रहा है और तभी मिकोतो
को तकाउजी का फोन आता है कि तुम हॉस्पिटल आ रही हो या नहीं। मिकोतो तकाउजी को कहती है कि नहीं, मैं आज नहीं आ सकती हॉस्पिटल, और फोन रखने पर 8 उससे पूछता है कि क्यों नहीं जा रही तुम। तो मिकोतो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ लंच करना है इसलिए। कुछ दिन बाद एक होटल रूम में 8 पैसे का एनवेलप किसी को देता है और ये और कोई नहीं, शादी में दुल्हन का रोल करने वाली यानी 8 की फ्रेंड होती है। 8 उसे मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है और पूछता है कि शादी में जो दूसरे लोग आए थे वो कौन थे। तो लड़की बताती है कि वो मेरे क्लब में काम करने वाले लोग थे। 8 पूछता है कि तुम्हारा पति का रोल प्ले करने वाला कौन था। तो वो बताती है कि वो मेरा रियल लाइफ बॉयफ्रेंड है। तभी उसे मिकोतो का फोन आता है कि उसके पापा की तबीयत पहले से बेहतर हो गई है और 8 कहता है कि वाह, बहुत अच्छी न्यूज है, अब जल्दी मैं उनसे मिल पाऊंगा। कुछ दिन बाद 8 मिकोतो से मिलने जा रहा होता है जब उसे रास्ते में भिखारी दिखता है। वो भिखारी को कहता है कि मैं उस अमीर लड़की को पटाऊंगा और उसके बाप से उसका हाथ मांगूंगा शादी के लिए। भिखारी कहता है कि अच्छा, वो लड़की तुम्हारे पीछे खड़ी है क्या अभी? तो वो पलट कर देखता है और वहाँ साइको खड़ी होती है। साइको कहती है कि मैं ये नहीं होने दूंगी और वो 8 को किस कर लेती है। 8 एक हफ्ते पहले चला जाता है और वो सोचता है कि इस साइको की वजह से मेरी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। फिर से मिकोतो को तकाउजी का फोन आता है जो उससे पूछता है कि तुम हॉस्पिटल आ रही हो या नहीं, और मिकोतो उसे मना कर देती है। फोन रखने पर इस बार 8 उसे कहता है कि मुझे एक अर्जेंट काम याद आया और वहाँ से 8 भाग जाता है। बाद में मिकोतो घर पे होती है और तकाउजी भी पहुंच जाता है। तकाउजी उसे पूछता है कि मैंने जब तुम्हें फोन किया था तो तुम कहाँ थी? तो मिकोतो बताती है कि मैं 8 के साथ उसकी फ्रेंड की शादी अटेंड कर रही थी। तकाउजी उसे कहता है कि तुम 8 से दूर ही रहो, वो हमारे पैसे के पीछे पड़ा हुआ है। मिकोतो कहती है कि तुमने मुझे जिंदगी भर प्रोटेक्ट किया, लेकिन ये पहली बार है जब मैं किसी को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। 8 बहुत अच्छा आदमी है, तुम उसे गलत मत समझो। यहाँ 8 साइको के घर जाता है उसे डांटने के लिए क्योंकि उसने उसे बेवजह किस किया, लेकिन उसका मूड बदल जाता है जब वो साइको को रोते हुए देखता है। वो साइको को पूछता है कि क्या हुआ, तो साइको बताती है कि उसकी ग्रैंडमदर मरने वाली है, इसलिए उसने उसे किस किया। पूछता है कि क्या तुम तुम्हारे ग्रैंडमदर से मिलने गई? तो साइको कहती है कि नहीं, मुझसे नहीं देखा जाएगा। 8 कहता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल तो वो सिचुएशन होती है जिसमें हमारा करीबी इंसान मरने वाला होता है और हम उसे देख भी नहीं पाते। ये बात सुनकर साइको कन्विंस हो जाती है अपने ग्रैंडमदर को मिलने के लिए और साइको और 8 दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं। साइको ग्रैंडमा से मिलती है और ग्रैंडमा कहती है कि साइको, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हो गई हूँ। साइको ग्रैंडमा को मिलने के बाद बाहर आती है और वहाँ 8 भी बैठा होता है। 8 उसे कहता है कि देखो, तुम तुम्हारी ग्रैंडमा को मिलने आई, इसलिए उनकी तबीयत अचानक बेहतर हो गई, अगर तुम आज नहीं आती तो उनकी फिर से मौत हो जाती। 8 उसे समझाता है कि देखो, तुम्हारी ग्रैंडमा को मिलने से तुम्हारी खुशी ऑटोमेटिक बढ़ गई। तो साइको कहती है कि जब से मेरे बचपन में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 बच्चे मर गए, तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है। 8 कहता है कि मेरा भी छोटा भाई ऐसे एक्सीडेंट में मर गया, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके लिए खुश रहूंगा। 8 कहता है कि अगर हमें मौका मिल रहा है टाइम में पीछे जाकर सब कुछ ठीक करने का और हमारी खुशी पाने का, तो हम क्यों ना करें। अगर तुम्हें फिर से तुम्हारी ग्रैंडमा को देखना है तो मुझे पहले बताओ, मैं तुम्हें किस कर दूंगा। और वहाँ से 8 चला जाता है। 8 की ये साइड देखकर साइको सोचने लगती है कि शायद 8 इतना भी बुरा नहीं है, और 8 के जाने के बाद वो फिर से अपनी ग्रैंडमा को मिलने जाती है। उसकी ग्रैंडमा उसे कहती है कि साइको, तुम्हें हमेशा खुश रहना होगा, ओके। साइको इमोशनल होकर अपनी ग्रैंडमा को गले लगा लेती है और ये सारी बातें छुप कर 8 देख रहा होता है। 8 खुश होता है कि इस सिचुएशन की वजह से अब साइको उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तैयार होगी। यहाँ तकाउजी पापा के साथ हॉस्पिटल में होता है और पापा उसे कहते हैं कि अगर मेरी मौत हो गई तो तुम्हें मिकोतो को सपोर्ट करना है। तकाउजी कुछ जवाब नहीं देता तो पापा उस पर चिल्लाते हैं कि तकाउजी, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो तकाउजी कहता है कि आपको याद है 12 साल पहले आपने मुझसे एक प्रॉमिस लिया था। यहाँ हमें 12 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। शिप पे जिस दिन क्रिसमस पार्टी थी उस दिन सैंटा ने तकाउजी को गिफ्ट दिया था और वो गिफ्ट लेकर तकाउजी इधर उधर भाग रहा था जब उसने मम्मी पापा की बातें छुपके से सुनी। पापा मम्मी को कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि मिकोतो का जन्म होने वाला है तो मैंने इस तकाउजी को कभी अडॉप्ट ही नहीं किया होता। मिकोतो और उसका पति ही मेरे कंपनी के वारिस बनेंगे, ये तकाउजी तो बिल्कुल नहीं। मम्मी पापा तकाउजी को बातें सुनते हुए देख लेते हैं और तकाउजी वहाँ से भागकर इंजन रूम में जाता है। तकाउजी को ये बातें अपनी मम्मी पापा से सुनकर बहुत रोना आता है, उसे गुस्सा भी आता है और सैंटा ने जो उसे गिफ्ट दिया था वो उसे उठाकर जोरों से फेंकता है। इस गिफ्ट को फेंकने की वजह से शिप का इंजन बिगड़ गया, इस वजह से शिप डूब गया, बहुत लोगों की मौत हुई और उतारो के पापा को फालतू में अरेस्ट भी किया गया। इस पूरे हादसे का वीडियो रिकॉर्डिंग पापा के पास होता है और पापा तकाउजी को कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि कोई और ये वीडियो रिकॉर्डिंग ना देखे तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मिकोतो को सपोर्ट करोगे और तुम कभी खुद आगे नहीं आओगे। कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से तकाउजी ये प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लेता है। हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं और तकाउजी पापा को कहता है कि आपने वो रिकॉर्डिंग चाचा को दी और अब चाचा ही मुझे धमका रहे हैं कि तुमने अगर मिकोतो से शादी नहीं की और मुझे वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाया तो ये टेप मैं सबको दिखा दूंगा। तकाउजी कहता है कि पहले तो मुझे इन धमकियों से बहुत डर लगा, लेकिन अब जब मैं ठीक से सोच रहा हूँ मुझे लगता है कि चाचा सही बोल रहे हैं, मुझे मिकोतो से शादी करनी चाहिए और नामी की ग्रुप का प्रेसिडेंट बनना चाहिए। पापा तकाउजी पे चिल्लाते हैं कि तुम ये क्या फालतू की बकबक कर रहे हो, मैंने तुम्हें मिकोतो को सपोर्ट करने के लिए कहा, ना कि उससे शादी करने के लिए। तो तकाउजी कहता है कि मैं कितने सालों तक दूसरों को साइड से सपोर्ट करता रहूं, अब से मैं खुद के बारे में ही सोचूंगा, तो आप भी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए क्योंकि मैं ही अगला नामी की ग्रुप का प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ। तकाउजी का ये ऐसा रूप देखकर पापा को बहुत शौक लगता है और पापा की वही मौत हो जाती है। बाद में मिकोतो और उसकी मम्मी भी हॉस्पिटल में आते हैं और तकाउजी मिकोतो से अकेले में बात करता है। वो मिकोतो को बताता है कि उसने डिसाइड किया है कि वो खुद का अडॉप्शन कैंसिल करेगा उनकी फैमिली से और फिर वो मिकोतो से शादी
शादी कर लेगा। मिको तो तकाउजी को ऐसे देखकर बहुत शॉक में जाती है, तो तकाउजी उसे कहता है कि तुम कभी नामी की ग्रुप खुद नहीं संभाल पाओगी, इसलिए मुझे ही नामी की ग्रुप का प्रेसिडेंट बनना होगा। तकाउजी कहता है कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, पर मुझसे शादी करना, क्योंकि मैं ही तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को संभाल पाऊंगा, और तुम उस ओतारो के बारे में भूल जाओ क्योंकि वो तुमसे झूठ बोल रहा है। मिकोतो को कुछ समझ नहीं आता, तो तकाउजी उसे बताता है कि जो शिप 12 साल पहले डूब गया उस शिप का कैप्टन 8 यानी ओतारो के पापा थे, और यह एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।